अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट को हम लोग रखें सब फाइलम में ना। अब सब फाइलम वर्टिब्राटा, इसको हम लोग बांटे हैं एनाथा और नेथोस्टोमा, इसमें बांटे हैं। और इनको हम लोग क्या रखे थे, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एनाथा नेथोस्टोमा। अब आइए हम लोग एनाथा को देखें। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात, इट हैज ए क्लास साइक्लोस्टोमा, है ना, ये हम लोग रखे हुए हैं। और देखिए साइक्लो मतलब होता है साइक्लिक यानी सर्कुलर, अगर सर्कुलर करने कोई दिक्कत नहीं। स्टोमा दूसरा पार्ट, स्टोमा मतलब होता है माउथ, यानी दे हैव माउथ बट इट इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, the animals of this taxa are of circular mouth, सर्कुलर माउथ। अब एक चीज और देखिए, सीरियल नंबर 3 एनाथा, ए यानी एब्सेंट एंड नाथा स्टैंड्स फॉर जॉ। तो इस थर्ड पॉइंट से हम लोग ये क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि इस एनिमल के ग्रुप में माउथ तो होता है। माउथ कैसा होगा, तो सर्कुलर इन नेचर तो होगा, बट माउथ कैन नॉट बी ड्रॉन एंड पुश्ड आउट, मतलब ये अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर सकता, इट इज इमोबाइल बिकॉज जॉ इज नॉट देयर। अगर जॉ नहीं होगा तो कटिंग एंड चिविंग टाइप एक्टिविटी ये नहीं हो सकता, राइट। तो फिर यही बात यहां बताएंगे, देयर माउथ लैक जॉज, इनमें जबड़े नहीं होते। और सीरियल नंबर 4, द एनिमल्स are marine and are like fishes। ये मैरीन एनिमल होते हैं और मछली की तरह दिखते हैं, तो बहुत बार इन्हें जॉलेस फिश भी कहते हैं। एंड सो मेनी ए टाइम्स दे आर referred as REFERRE, referred FERED
referred as jawless fishes. और इसीलिए इन्हें बहुत बार बिना जबड़े वाली मछली कहा जाता है. ठीक है. सीरियल नंबर 5. They draw their food by sucking blood from the ventral part of fishes. Ventral part of fishes. They draw their food by sucking blood from the ventral part of the fishes. And so, they are the ectoparasites of the fishes. बड़ी मछलियों के ये एक्टोपैरासाइट होते हैं. एक्टोपैरासाइट यानी बाहर से किसी को नुकसान पहुंचाना, बॉडी के अंदर नहीं एंटर कर रहा है. जैसे आप देखे होंगे हेलमिंथ्स, राउंड वर्म, फिर फाइलेरिया वर्म, वुचेरिया मैनक्रॉफ्टी, फिर आप देखे हैं टेपवर्म, फिर आप देखे हैं डॉग टेपवर्म एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाके पैरासिटिज्म शो करते हैं, यानी होस्ट को परेशानी देते हैं और अपना फायदा लेते हैं. तो दिस काइंड ऑफ activity is parasitism, but where the animal is staying inside the host. That is why those are examples of endoparasite. Here it is associated with the host from the outside of the body, and that is why they are categorized as ectoparasites. यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. सीरियल नंबर 5 के बाद 6. बॉडी प्लान has a definite head and followed by thorax, abdomen, and a post anal tail. यानी देख लीजिए, वर्टिब्रेट कैरेक्टर है, हेड होगा और थोरैक्स एंड एब्डोमिनल एरिया है और एनस के बाद एक्सटेंशन एक रहेगा, दैट इज टेल, और ये इसमें पाया जाता है. ब्रेन इज प्रेजेंट एंड हैज शिफ्टेड into the head. Endoskeleton is made of cartilage. Exoskeleton is made of skin, or we can say that a definite
that a definite epithelium based skin is present as outer cover of the body. Serial number 8. They have indirect development and serial number 9 example. और डिटेल करने का इसमें हम लोग को जरूरत नहीं है। जिस बात पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, वर्टिब्रेट का एक जनरल जो बॉडी प्लान होता है, दैट वी कैन सी इन इट, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो माउथ पार्ट है वो सर्कुलर होता है और सकिंग टाइप होता है, इसीलिए ब्लड सकर्स है, ठीक है। नंबर 3, दे हैव डेफिनेट हेड एंड टेल। नंबर 4, ब्रेन अपीयर हो चुका है और पूरा डेवलप है और ये सिविलाइजेशन की ओर गया है, यानी हेड में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट है इसका जो स्केलेटन है, बॉडी एक पर्टिकुलर स्केलेटन बेस्ड है एंड दैट इज मेड ऑफ कार्टिलेज। दे हैव वर्टिब्रल कॉलम आल्सो, बट द ओवरऑल स्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज। और इसके बॉडी के कवर के रूप में एपिथेलियम टिश्यू बेस्ड स्किन होता है एंड दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और फिर इसके एग्जांपल्स, इसमें 2 एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। एक है लैम्प्रे एंड, देखिए तो 2 दिया है, क्या क्या है, एक लैम्प्रे है और उसके बाद में होगा इस तरफ, हाँ, लैम्प्रे एंड मिक्सी। लैम्प्रे का इकोन पेट्रोमाइजर। लैम्प्रे हो गया पेट्रोमाइजर, है ना, और मिक्सिंग हैगफिश। लैम्प्रे एंड हैगफिश, और लैम्प्रे के लिए पेट्रोमाइजन और हैगफिश के लिए मिक्सिन। MYXI एनी है या एमी है? MYXI एनी है ना। तो ये बायोलॉजिकल नेम है पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन, और इन्हें कॉमनली हम लोग लैम्प्रे और इन्हें कॉमनली हैगफिश करते हैं। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब आगे बढ़े। एनाथा के बाद दूसरा सेक्शन है नेथोस्टोमा। तो समझ पा ही रहे होंगे, एक तो स्टोमा मतलब हो गया माउथ, और नेथो बोल रहा है किसके लिए, जॉ, यानी ऐसा माउथ जिसमें जॉ है, ये सभी वर्टिब्रेट कहला रहे हैं नेथोस्टोमा। सेक्शन नंबर 2
नैथोस्टोमा। और अगर इसको ब्रेक करके इसका मीनिंग देखें, स्टोमा मीन्स माउथ एंड नैथो मीन्स इट हैज जॉ। सो फ्रॉम दिस ब्रेकअप of the word, yeah, of the term, we get that the member animals of these taxa are of mouth with jaw. This is the type of vertebrates present in this text. तो याद रखें, नैथोस्टोम्स वो हैं जिनके पास माउथ है। अब इसे हम लोग किस में बांटे हैं? तो दो सुपर क्लास में बांटे हैं। एक है पाइसेस और दूसरा है टेट्रापोडा। तो हम लोग अगला चलेंगे किस में? सुपर क्लास पाइसेस। कोई भी पाइसेस मेंबर एक्वेटिक छोड़ के टेरेस्ट्रियल नहीं है। All the members are aquatic, fresh water और marine। या तो फ्रेश वाटर वाले हैं या खारे पानी वाले मैरीन हैं, ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे। Serial number 2, it has distinct two classes and one extincted class। और ये था प्लेकोडर्मी। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, दे आर ऑफ एक्सटिंक्टेड एनिमल्स। तो जो डिस्टिंक्ट दो क्लासेस हैं वो हमारे पास है कार्टिलेजिनस फिशेस का और बोनी फिशेस का। एक है कार्टिलेजिनस फिश, दूसरा बोनी फिश। और कार्टिलेजिनस फिश के लिए हम लोग रखे हैं कॉन्ड्रिक थाइस, बोनी फिशेस के लिए रखे हैं ऑस्टिक थाइस। ठीक है, यहां तक नोट करें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों ही फिशेस हैं और दोनों में जो डिफरेंसेस या दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में रखेंगे। इससे याद करने में आसान होगा। ओके, सो पाइसेस में जो इसके एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उन दोनों का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर दें। इससे क्या होगा, याद रखने में, कैरेक्टर्स को कंपेयर करने में बड़ा आसान होता है। एट्रीब्यूट्स,
chondric thighs, ostrich thighs. सीरियल नंबर 1 एट्रीब्यूट पे बॉडी स्केलेटन, कॉन्ड्रिक थाइस का मेड ऑफ कार्टिलेज ओनली, और इसमें प्राइमरीली बोन प्लस सम कार्टिलेज। और देखिए कार्टिलेज का इतना इसको बेनिफिट मिलता है वर्टिब्रेट्स को, इसलिए बोन के तरफ बॉडी प्लान को शिफ्ट करने के बावजूद कार्टिलेज के एडवांटेज को इसने गिव अप नहीं किया। जैसे हमारा जो वोकल कॉर्ड है ये फ्लेक्सिबल है, एक्सपैंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तभी हम डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें तो ये पिन्ना नहीं मूव करता, लेकिन जिन एनिमल्स में, जिन मैमल्स में पिन्ना मूव करता है ये कार्टिलेजिनस है। हमारा नोज का टिप, दिस इज कार्टिलेजिनस। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कार्टिलेज के बने हैं, जैसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में जो कार्टिलेज के बने हैं। सो वी हैव दिस एडवांटेज। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, हमारे जन्म लेने के दौरान, यानी हम जब जन्म भी ले लेते हैं तब भी हमारे बहुत सारे बोन्स कार्टिलेज के ही रहते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पटेला, ये घुटने का जो ये प्लेट है, ये कप है, कटोरी जिसको कहते हैं, इट वाज या इट इज एक्चुअली मेड ऑफ कार्टिलेज इन द इन्फेंसी। जब हम जन्म लेते हैं तो ये कार्टिलेज का कटोरी रहता है। लेटर ऑन धीरे धीरे इसमें कैल्शिनेशन होता है और ये बोनी प्लेट बन जाता है, मतलब बोन कैप बन जाता है। तो कार्टिलेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन आवर लाइफ एंड देयर आफ्टर बहुत सारे कार्टिलेज हैं जो बोन में कन्वर्ट कर जाते हैं, कुछ डायरेक्टली बोन ही बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, सो they have shown, this ostrich thighs have shown this nature, this character, कि वो कार्टिलेज तो रखता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा देने के लिए बोन को भी एक्वायर करता है। सेकेंड, हेड। इनका जो हेड है, हेड हैज ventral mouth like this. This is head, this is mouth, और ये ventral surface। और इसमें हेड हैज माउथ एट द टिप, यानी एपेक्स। So this is head, this is mouth, and this part head apex। हेड के टिप पे इसका माउथ होता है। सो दे हैव ए डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन देयर बॉडी प्लान एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर 3, breathing structure। They have gill slits
pairs and at pharyngeal region. गिल स्लिट्स, तो ये एक साइड है, उस साइड यानी ये बोर्ड के बाहर के सरफेस पे और बोर्ड के अंदर के सरफेस पे, दोनों तरफ। अगर इसको, ये हमारा साइड व्यू है ना, अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो आपको दोनों साइड में ऐसे ऐसे फेरिंजियल रीजन में गिल स्लिट्स दिखेंगे। तो इसका ब्रीथिंग ऑर्गन कौन है? गिल स्लिट पेयर। और इसमें होता है दे हैव गिल फिलामेंट्स, इनमें गिल फिलामेंट्स होते हैं और उनके मदद से ये ब्रीथ करता है। लाइक दिस, दिस इज ऑपरकुलम, ठीक है। ऑपरकुलम है कवर ऑफ द गिल फिलामेंट्स। इस ऑपरकुलम के अंदर में ऐसे फाइब्रस इस तरह के प्रोजेक्शन टाइप फिलामेंट्स होते हैं, वही है गिल फिलामेंट्स, और उनके मदद से ये ब्रीदिंग करता है। तो देखिए, गिल हो चाहे गिल फिलामेंट्स हो, सभी ये दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स वाटर में ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए काम करते हैं। यानी कि इन गिल फिलामेंट्स के आसपास कुछ होगा जिसमें कि ऑक्सीजन जाएगा और उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो गिल फिलामेंट्स या गिल स्लिट्स आर हेवीली सपोर्टेड एंड सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। So entire blood of the body actually transfer towards these gill slits and gill filaments so that they can actively exchange gases with the surrounding water. ठीक है, तो ये बॉडी प्लान और ब्रीथिंग पैटर्न दोनों के लिए कॉमन है, बट द स्ट्रक्चर्स आर अ बिट डिफरेंट। दिस इज द फैक्ट, यहाँ पे नोट कीजिए। तो लोग यहां तक आए इसके ब्रीदिंग स्ट्रक्चर पे। इसके बाद देखिए सीरियल नंबर 4, स्विम ब्लैडर। इससे पहले इसमें आगे बढ़े, स्विम ब्लैडर के बारे में बताएं। स्विम ब्लैडर क्या होता है? एक एयर फिल्ड कैविटी होता है। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं? एयर भरते हैं। तो बॉडी के अंदर अगर हम एयर भर लें तो हमारा इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एयर का डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा, तो वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम है, तो नेचुरली क्या होगा? इफेक्टिव डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, जैसे लाइफ जैकेट्स का उसका जो प्रिंसिपल है वो देखिए, टायर जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर आदमी घुस जाता है, और बॉडी से अगर वो टायर जैसा स्ट्रक्चर टाई अप हो जाए, फिर कितना भी हालत खराब हो, वो एटलीस्ट पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा ओशन में वेव आए, है ना, लेकिन उस लहर में भी वो डूबेगा नहीं। नाक मुंह में पानी जरूर घुसेगा, इसकी गारंटी नहीं है कि नहीं घुसेगा, जाएगा, लेकिन वो पानी में नहीं डूबेगा। जब तक वो लाइफ जैकेट उसके बॉडी में है, वो उसको तैरा के रखेगा। क्यों? क्योंकि उस एयर फिल्ड स्ट्रक्चर का
उसके बॉडी के साथ अटैच होने के कारण उसका इफेक्टिव डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो गया। तो कभी भी लो डेंसिटी का चीज हाई डेंसिटी के अंदर घुस नहीं सकता। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि एक ऑयल ड्रॉप अगर एक लोटा पानी में गिर जाए तो कभी भी वो पानी में सिंक नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए ऊपर ही तैरेगा। लेकिन वही तेल के कंटेनर में अगर एक ड्रॉप पानी गिर गया, इट विल डेफिनेटली गो बियॉन्ड द लेवल और वो जाके बॉटम में सेटल होगा, ऊपर कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी उस भरे हुए ऑयल टैंक से अधिक है, उसका डेंसिटी उसको नीचे ले जाए। तो इस तरीके से क्या है कि सेम प्रिंसिपल ये अप्लाई करता है, अपने डेंसिटी को बदलकर, मतलब ये फिशेस डेंसिटी को बदलकर तैरते हैं। अब ये क्या मामला है वो देखिए। स्विम ब्लैडर एक एयर फिल्ड कैविटी है जिसके एयर के कंटेंट को एनिमल यानी फिशेस बैलेंस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जिसमें ये कैपेसिटी होगा, अभी ये नहीं बोल रहे हैं किसमें नहीं है किसमें है, जिसमें ये कैपेसिटी होगा, जिसके पास ये स्विम ब्लैडर होगा, उसको जब जरूरत होगा सरफेस पे या ऊपर की ओर तैरने का, तो क्या करेगा? हवा भरेगा। स्विम ब्लैडर में हवा भरने के कारण उसका इफेक्टिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम, पानी से ऊपर आ जाएगा। तो उसको तैर कर मेहनत करके ऊपर आने की जरूरत नहीं है, एयर अपने आप उसको ऊपर ले जाएगा। और जब उसे गहरे पानी में जाना होगा तो हवा निकाल देगा, हवा कम कर देगा, तो नेचुरली क्या होगा? उसका डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा और वो सरफेस पे तो नहीं रहेगा, नीचे चला जाएगा। और अगर वो एक इफेक्टिव लेवल पे एयर लेके भरा हुआ रखा तो क्या होगा? उसे स्टैग्नेंट रहने का मन करेगा, हम थक गए हैं, आराम कर रहे हैं, तो हवा भर के रख लिया, वो डूबेगा नहीं, सिंक नहीं होगा। तो आप बोलिएगा मछली पानी में रहती है, उसे डूबने का और तैरने का क्या खतरा है ना? तो एक चीज आप समझिए, अभी आप एयर में हैं, आई मीन सॉइल के ऊपर हैं, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। आपके ऊपर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर खड़ा है, तो आप जो प्रेशर फील कर रहे हैं, जिसको अब आप नहीं फील कर पाते क्योंकि आप इसके साथ मतलब क्या कहें एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको कोई अंतर नहीं पता चलता। तो ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही आप पानी में जाएंगे तो आपके ऊपर एयर का लोड तो रहेगा ही, एयर प्रेशर रहेगा ही, प्लस आपके ऊपर जो वाटर का जितना लेयर है उसका भी प्रेशर होगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें हम मेजर करते हैं, ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा जितने डेप्थ में जाएंगे। बहुत सारे एनिमल्स हैं, अगर उसे काम नहीं रहता तो उतने डेप्थ में जाके रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये उसको कोलैप्स करता है। ये ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, तो वो कोलैप्स करने लगेगा। इसलिए हमेशा इन फिशेस को बॉटम में जाके रहने की जरूरत नहीं है, उसको जब काम रहता है, जरूरत रहता है तभी जाता है, अदरवाइज वो एक सुरक्षित जगह पे रहना चाहेगा जहां उसे ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता। तो फॉर दैट पर्पस स्विम ब्लैडर विल हेल्प देम। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे बने रहने के लिए स्विम ब्लैडर के बिना लगातार तैरना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग। तो जिसको लगातार तैरना है, क्या वो सो पाएगा? क्या वो ब्रेन को पूरी तरीके से आराम दे पाएगा? नहीं। अगर ब्रेन पूरी तरह से सो गया, इट विल सिंक। आप सोते हुए तैर सकते हैं क्या? नेवर पॉसिबल। आप सोते हुए चल नहीं सकते तो तैरेंगे कैसे? इट नीड्स अ स्किल। सो स्विम ब्लैडर इज अ हेल्प फॉर देम। अब देखिए कॉन्ड्रेक्ट थाइस एब्सेंट। तो स्विम ब्लैडर का इंपॉर्टेंस आप समझ गए। और अगर इसमें स्विम ब्लैडर नहीं होगा तो इसे लाइफ लॉन्ग, जब पैदा हुआ तब से लेके जब तक ये जीवित है तब तक इसको तैरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड सिंकिंग। दे हैव टू स्विम लाइफ लॉन्ग, जीवन भर इन्हें तैरना पड़ेगा। और इसमें बड़ा एडवांटेजेस है प्रेजेंट, इसमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और स्विम ब्लैडर होने के कारण इसे हमेशा तैरने का जरूरत नहीं होता है। जब इसे आगे जाना होगा, पीछे जाना होगा, तब ये तैरेगा, अदरवाइज ये इनर्ट रह सकता है। दे नीड नॉट टू
swim all the time in order to avoid sinking. इन्हें हमेशा तैरने की आवश्यकता नहीं, डूबने से बचने के लिए. यहाँ पे नोट कीजिए तब तक इधर साफ करें. ओके, सीरियल नंबर 5 देखिए. Exoskeleton scale on the skin for protection. दोनों में प्रेजेंट होता है. कॉन्ट्रैक्टाइल्स का होता है ग्लेनॉइड स्केल्स. ये स्केल बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही हल्के, है ना, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा. आपको ये स्केल दिखेंगे नहीं आसानी से, पता नहीं चलेगा. जो फिश मार्केट गए होंगे वो देखे होंगे, वहां पे बहुत सारा ऐसे व्हाइटिश स्केल, व्हाइटिश स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सर्कुलर गिरा हुआ रहता है. वो स्केल है. और वो स्केल किसका है? ऑस्टिकथाइस का. अधिकतर जो फिशेस हम लोग खाते हैं यहाँ पे प्लेन्स में, वो आपके बोनी फिशेस होते हैं. और जो क्या कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस है, यूजुअली वो कम मिलते हैं या समुद्र में से मंगाया जाता है, तो वो इम्पोर्टेड होते हैं, है ना, बाहर से दूसरे स्टेट में से आपके यहाँ आते हैं. पर आपके यहाँ जो मिलेगा वो मेजॉरिटी में ऑस्टिकथाइस बोनी फिशेस मिलेंगे. तो इनके स्केल को देखकर आप समझ जाइएगा कैसा होता है. तो इनके स्केल होते हैं साइक्लॉइड, साइक्लॉइड स्केल्स. सी है ये साइक्लॉइड स्केल्स और ये ग्लेनॉइड स्केल्स. और दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर. दीज आर वेरी फाइन and nearly not visible from distance. बहुत छोटे होते हैं और दूर से देखिएगा तो ये स्केल्स इनके बॉडी पे आपको नजर भी नहीं है. These are larger and easily observable on the skin, on their skin. इनके स्किन पे ये बड़े आसानी से नजर आए. सीरियल नंबर 6, शेप ऑफ द टेल. ये है एनल पोर और ये है टेल. और इनका टेल ये है एनल पोर, दिस इज टेल. तो कॉन्ट्रैक्टाइल्स और ऑस्टिकथाइल्स का डिस्टिंक्टली डिफरेंट टेल होता है. ये आप देखिए बहुत सारे एक्वेरियम में देखिएगा फिशेस रखे होते हैं, तो जो शार्क या शार्क का टाइप रखा हुआ रहता है उसमें देखिएगा टेल इस तरह का दिखेगा. अगर उसका टेल ऐसा दिखा तो आप समझ जाइएगा ये बोनी फिश है. अगर ऐसा दिखा तो ये कार्टिलेजिनस फिश. ये उसका साइन है जिसे हम दूर से ही पहचानते हैं.
यहाँ तक नोट कीजिए। Serial number 7, excretory system and excretion। ये तो इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। Both have their excretory system। तो excretory organ इसमें भी पेयर्ड किडनी होता है और इसमें भी पेयर्ड किडनी होता है। लेकिन अंतर है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है and so they are यूरियोटेलिक। ये यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वापस पहुंच जाता है अमोनिया में एंड सो दे आर एमोनोटेलिक। ये एमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, वो यूरियोटेलिक, एमोनोटेलिक। दिस इज अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन देम। सीरियल नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है हैबिटेट, कहाँ पाए जाते हैं। इसमें तो कोई आश्चर्यजनक बात है नहीं कि पानी के जानवर है, पानी में ही मिलेंगे, लेकिन खास बात क्या, नीचे बिठा दे, ये हो गया होगा शेप ऑफ टेल। लेकिन खास बात क्या है कि जो कॉन्ड्रेक्टाइल्स है ना, ये बेसिकली है समुद्री जीव, पर मीठे पानी में भी कुछ मिलते हैं, सादा पानी में भी कुछ मिलता है। प्राइमरीली इन मैरीन एनवायरनमेंट, बट some fresh water species are also there। कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज भी होते हैं, पर इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पाए जाते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैरीन, एस्टुअरी एंड फ्रेश वाटर। और जितने भी तरह के वाटर एनवायरनमेंट है, वाटर हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, सभी प्रकार के एक्वेटिक हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जो फ्रेश वाटर स्पीसीज है उसको मैरीन में रख दीजिएगा, मर जाएगा। जो मैरीन स्पीसीज है, जो फ्रेश वाटर में अगर आ गया तो सर्वाइव नहीं करेगा। जो एस्चुअरी वाला है थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकता है। एस्चुअरी कहाँ पे कहते हैं? वैसे जगह को जहाँ पे नदियां आके समुद्र में मिलती है, खाड़ी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं।
उस एरिया का वाटर का सैलिनिटी कुछ कम होता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र के पानी में सादा पानी अगर मिलेगा जिस जगह पे, वहां का सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए नमक की मात्रा वहां कम होती है। यही समुद्र में, ओशन में या सी में जाइएगा, वहां समुद्र क्या कहते हैं, सॉल्ट की मात्रा पानी में अधिक हो। तो ईश्वरी ये है तो खारा पानी ही, पर इसका है ना नमकीन क्वांटिटी कम होता है, और मैरीन तो खैर मैक्सिमम है। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, पर ये ज्यादातर करके मैरीन है, कुछ एक फ्रेश वाटर स्पीसीज इसके होते हैं। सीरियल नंबर 9, रिप्रोडक्शन। दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आप जानते होंगे, मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर डिफरेंट, यानी सेपरेट, अलग है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इसको इस तरीके से जिसका बॉडी प्लान रहता है, जिन एनिमल्स के प्रेजेंस होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। सो बोथ है मेल एंड फीमेल सेपरेट। They have cluspers, clusters around tail in males, ये मेल का साइन, in male for holding the females for mating। इसमें ये चीज नहीं होता, एब्सेंट। या तो पहले नोट कीजिए। ओके, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ें। ये 9 ही कंटिन्यू हो रहा है। दे डू internal fertilization, they do ostrich thighs, they do external fertilization। इनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के बाहर होता है, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दे आर मोस्टली, अधिकतर, विविपैरस एनिमल्स। विविपैरस मतलब होता है गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी ये बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट। They are oviparous, और oviparous मतलब हो गया lay eggs, ये अंडे देते हैं और ये बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। डेवलपमेंट
डायरेक्ट with some exceptions. कुछ हैं बोरीफिशस जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, उनमें लार्वल स्टेजेस दिखते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेजेस एब्सेंट होते हैं। यानी हैचिंग के बाद, अंडे में से बच्चे बाहर आने के बाद वो जिस ऑर्गन के, जितने ऑर्गन के साथ जन्म लेते हैं उतने ही ऑर्गन्स एडल्ट पे भी रहते हैं। डिफरेंस है, उनमें एक्सपेंशन होता है, डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर और बड़े हो जाते हैं, दैट इज ऑल। बट देयर इज नो न्यू ऑर्गन डेवलपमेंट और द existing organ is not replaced by others. This is how they develop.